तो गाइज, रॉबर्ट कियोसाकी जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर हैं, वो हमें बताते हैं कि बचपन में उनके 2 फादर थे। आप इसको गलत मत लीजिएगा। एक उनके अपने रियल फादर थे जिनको वो पुअर डैड कहते थे, और एक उनके दोस्त माइक के डैड थे जिनको वो रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट उन दोनों को रिच डैड और पुअर डैड इसलिए कहते थे क्योंकि उन दोनों का माइंडसेट और सोचने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। जैसे कि उनके पुअर डैड उनसे कहते थे कि रॉबर्ट, पैसों का होना ही हर मुसीबत की जड़ है। वहीं उनके रिच डैड उनसे कहते थे कि रॉबर्ट, पैसों का ना होना ही हर मुसीबत की जड़ है। पुअर डैड कहते थे कि बेटा, अपनी लाइफ में खूब पढ़ाई लिखाई करो ताकि तुमको एक अच्छी जॉब मिल पाए। वहीं रिच डैड कहते थे कि बेटा, पढ़ाई लिखाई करो ताकि तुम अपनी कंपनी खोल सको और बाकी लोगों को भी नौकरी दे सको। पुअर डैड कहते थे कि किसी ऐसी चीज के बारे में सोचो भी मत जिसको तुम अफोर्ड ना कर पाओ। वहीं उनके रिच डैड कहते थे कि रॉबर्ट, अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए तो तुम ये सोचो कि तुम इस चीज को कैसे अफोर्ड कर सकते हो। रॉबर्ट को सबसे बड़ा एडवांटेज यही था कि उनको दोनों तरह की एडवाइसेस एक साथ सुनने को मिल जाती थी, एंड जो एडवाइस उनको ज्यादा पसंद आ जाती थी उसी को वो फॉलो भी किया करते थे। अब एक बार जब रॉबर्ट 9 साल के थे तो उनकी क्लास के कुछ अमीर स्टूडेंट्स ने मिलकर एक पिकनिक ऑर्गेनाइज की, लेकिन उसमें रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि वो एक गरीब घर से थे। इस बात से उनको बहुत बुरा लगा। वो फौरन अपने पुअर डैड के पास गए जो कि उनके रियल डैड थे। उनसे उन्होंने जाकर ये पूछा कि डैड, अमीर कैसे बना जा सकता है। नाउ पुअर डैड ने ये सुनते ही उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा कि बेटा, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। तो रॉबर्ट ने जो उनके साथ स्कूल में हुआ वो सब बताया, लेकिन फिर भी पुअर डैड ने उनके इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया क्योंकि उनको खुद ही इस सवाल का जवाब नहीं पता था। भले ही उन्होंने पढ़ाई में PhD कर रखी थी और वो एक गवर्नमेंट टीचर थे, बट फिर भी उनके पास इतनी फाइनेंशियल नॉलेज भी नहीं थी कि वो रॉबर्ट के इस सवाल का जवाब दे सकें। अब कुछ दिन बाद उनके पुअर डैड ने, जो कि उनके रियल फादर थे, उन्होंने कहा कि बेटा, तुम अपने इस सवाल का जवाब अपने दोस्त माइक के डैड से क्यों नहीं ले लेते। उसके बाद वो अपने दोस्त माइक के डैड के पास गए जिनको वो रिच डैड बुलाते थे, और उनके पास जाकर भी रॉबर्ट ने सेम क्वेश्चन किया कि अमीर कैसे बना जा सकता है। फिर उनके रिच डैड ने उन्हें लाइफ के ऐसे ऐसे लेसन सिखाए जिनको फॉलो करके वो अमीर और अमीर होते चले गए, और इन्हीं सब लेसन्स को रॉबर्ट ने अपनी इस बुक रिच डैड पुअर डैड में लेसन वाइज मेंशन किया है, जिसमें से पहला लेसन ये है कि रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। एक ऐसा फेयर सर्कल जो मैक्सिमम लोग बहुत पुराने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, जो कि कुछ ऐसा है कि स्कूल से पास आउट हो जाने के बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो ताकि तुमको एक अच्छी डिग्री मिल सके, और इसी अच्छी डिग्री के थ्रू आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। वहाँ तुम 30 से 40 साल काम करो और फिर रिटायर हो जाने के बाद गवर्नमेंट के पैसों से मजे करो। इस सर्कल को रॉबर्ट कियोसाकी एक रैट रेस कहते हैं, जिसको 80% लोग फॉलो करते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। बट रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड उनको ये बताते हैं कि अगर आप एक अमीरों वाली लाइफ जीना चाहते हैं जहाँ पर आप पैसे के लिए काम ना करो बल्कि पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको इस रैट रेस से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जिंदगी भर दूसरों के लिए कमाते रह जाओगे तो अपने लिए कब कमाओगे, और फिर उम्र निकल जाने के बाद तुम्हारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। दूसरों के पास अगर तुम काम कर भी रहे हो तो पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि उस काम को सीखने के लिए करो। इन सब बातों को रॉबर्ट ने अपने माइंड में फिट कर लिया और इन्हीं बातों को फॉलो किया। फिर आगे चलकर उन्होंने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जिससे वो अमीर भी बन पाए और लोगों को भी जॉब पर रख पाए। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर आप पुराने टाइम में कौन बनेगा करोड़पति देखते होंगे तो आपको सुशील कुमार तो याद होंगे ही, जिन्होंने साल 2011 में कौन बनेगा करोड़पति के अंदर 5 करोड़ रुपए जीते थे। लेकिन 4 साल बाद यानी कि 2015 में जब उन्हीं सुशील कुमार को दोबारा से आइडेंटिफाई किया गया तो ये पता चला कि अब वो इतने गरीब हो गए हैं कि उनका 3 टाइम का खाना खाना भी मुश्किल हो पा रहा है, और ना ही उनके पास कोई भी जॉब है। रीजन, उनके पास जनरल नॉलेज तो बहुत थी लेकिन उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। इतना ज्यादा पैसा मिल जाने के बाद भी वो ये नहीं समझ पाए कि इनसे और ज्यादा पैसा कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी जॉइंट फैमिली के लिए एक आलीशान घर खड़ा कर दिया जिसमें उनके काफी सारे पैसे खर्च हो गए,
और जो बाकी बचे हुए पैसे थे वो घर को बन जाने के बाद खर्च हो गए। हाँ, हो सकता है कि अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि इसने तो बेवकूफ़ी की है, मैं होता तो करोड़ों के अरबों बना देता। बट ये काम इमेजिन करना जितना आसान लग रहा है, रियलिटी में ये उतना मुश्किल भी है। और यही बात रॉबर्ट के रिच डैड भी उनको सिखाते हैं। पैसा आने के बाद हमारे अंदर लालच आना शुरू हो जाता है। हम उन चीजों को खरीदने का मन बनाकर रखते हैं जिनको हम इंजॉय कर सकें। ये लालच आना बिल्कुल नॉर्मल है। आप ये नहीं कह सकते कि ये लालच मुझे नहीं आना चाहिए। बट वहाँ पर अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उन पैसों से एक एसेट क्रिएट कर लेते हो तो फिर आगे चलकर वही पैसा आपको अनलिमिटेड पैसा कमा कर देगा। अब वैसे तो मैं एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ और आप में से भी बहुत सारे लोग एसेट और लायबिलिटीज के बारे में जानते होंगे। बट इस बुक में सबसे ज्यादा जोर इसी टॉपिक पर दिया गया है, तो मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। एसेट्स वो होते हैं जो आपको पैसा कमा कर देते हैं, वो पैसा जिससे आपको एक्टिवली काम ना करना पड़े। और लायबिलिटी वो होती है जो आपकी पॉकेट से आपका पैसा निकलवाती हैं। सुशील के केस में उनका वो घर उनकी सबसे बड़ी लायबिलिटी साबित हुआ, जिसने उनको कंगाल करके रख दिया। बट अगर वो ये आलीशान घर ना बनवाकर कुछ छोटे छोटे घर खरीदकर उनको रेंट पर दे देते तो आज आप सोच सकते हैं कि वो कहां से कहां होते, क्योंकि उनके वो घर उनके लिए एसेट साबित होते। तो रिच डैड का ये लेसन आपको भी अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा अगर आप आने वाले टाइम में अपने आप को एक बड़े लेवल पर देखना चाहते हो। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। 1974 में रे क्रोक, जो कि मैकडोनल्ड कंपनी के फाउंडर हैं, वो एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में स्टूडेंट्स के बीच स्पीच देने गए और जिन स्टूडेंट्स के साथ रॉबर्ट के फ्रेंड्स भी थे। नाउ स्पीच खत्म हो जाने के बाद रे ने स्टूडेंट्स से पूछा कि मैं किस बिजनेस में हूँ, और ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे क्योंकि उन सबको पता ही था कि वो मैकडोनल्ड कंपनी के फाउंडर हैं, जो कि एक हैमबर्गर का बिजनेस करती है। और यही बात जब उन्होंने दोबारा स्टूडेंट से पूछी तो एक स्टूडेंट ने उनको बताया कि सर आप हैमबर्गर का बिजनेस करते हैं। तो इस पर रे ने उनको जवाब दिया कि मुझे पता ही था कि आप लोग यही कहोगे। मैं सिर्फ हैमबर्गर के बिजनेस में ही नहीं बल्कि मेरा असली और सबसे बड़ा बिजनेस रियल एस्टेट है। उनकी ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट हैरान रह गए, जिस पर रे ने सभी स्टूडेंट को समझाते हुए बताया, देखो जब भी मैकडोनल्ड कंपनी की कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो उनको शॉप खोलने के लिए हम एक जमीन प्रोवाइड कराते हैं, जिस जमीन का रेंट उनको पे करना होता है। और हमारी ये फ्रेंचाइजी ऑलमोस्ट हर कंट्री में अवेलेबल है। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि हमको यहाँ से कितनी इनकम आ रही होगी। इस पॉइंट से ऑथर ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही इनकम सोर्स है तो आप उसी पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर आपको अपनी इनकम को और भी ज्यादा इंक्रीज करना है तो आपको अपनी इनकम के और भी ज्यादा सोर्स क्रिएट करने होंगे, ताकि अगर एक सोर्स से पैसा आना बंद भी हो जाए तो बाकी सोर्सेज आपको पैसा कमाकर देते रहें। और आज इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के थ्रू ये काम पहले से काफी ज्यादा आसान हो गया है। लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। टैक्सेस की अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो टैक्सेस की शुरुआत ऐसे हुई थी, गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास लोगों को ये समझाने की कोशिश की थी कि ये जितने भी अमीर लोग हैं उनसे हम टैक्स की फॉर्म में पैसे वसूल करेंगे जिनसे आपको फायदा होगा, आपको जॉब्स दी जाएंगी और जरूरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। अब मैक्सिमम लोग इस बात से एग्री हो गए और उन्होंने टैक्स के फेवर में ही वोट दिया। पर ये गेम कुछ ही टाइम बाद उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। जब गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा इकट्ठा होने लग गया तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज हायर करना शुरू कर दिए और उन एम्प्लॉयज को सैलरी की फॉर्म में वही टैक्स का पैसा दिया जाने लगा। अब अपनी कंट्री को और ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट ने उन्हीं अमीर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देने शुरू कर दिए और टैक्स की फॉर्म में अमीर लोगों से जो पैसा वसूल किया गया था वही पैसा उनको उन कॉर्पोरेशंस के थ्रू वापस मिलने लगा और गवर्नमेंट के पास फिर से कुछ नहीं बचा। तब गवर्नमेंट ने अमीर लोगों के साथ साथ गरीब और मिडिल क्लास लोगों से भी टैक्स लेना शुरू कर दिया। अब अमीर तो कॉर्पोरेशन के थ्रू उस टैक्स से बचते रहे और वहीं मिडिल क्लास और गरीब लोगों को वही टैक्स भरते रहना पड़ा और यही सिस्टम आज तक भी चलता आ रहा है। आज बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक पहले पैसा अर्न करते हैं, फिर उसको खर्च करते हैं और उसके बाद जो पैसा बचता है उस पर वो लोग टैक्स देते हैं। वहीं पर गरीब और मिडिल क्लास लोग पहले पैसे कमाते हैं
और कमाते ही टैक्स भरते हैं और फिर उसके बाद जो पैसा बचता है उसको खर्च करते हैं। तो इसलिए ऑथर के रिच डैड उनको यही सिखाते हैं कि अगर आपको इस टैक्स से एक लीगल तरीके से बाहर निकलना है तो आपको अपने फाइनेंशियल IQ को इंक्रीज करते रहना पड़ेगा। ये इस बुक के 4 लेसन थे जो आपको मैंने इस वीडियो में बताए। ये बुक एक हाईली रिकमेंडेड बुक है आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको भी ये पूरी बुक जरूर पढ़नी चाहिए। लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको जरा भी यूजफुल लगी हो तो, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। और ऐसे ही अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करते रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।